बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, सब अच्छे से चल रहा है, पढ़ाई लिखाई एकदम मन लग रहा है क्या? तो मैंने आपसे कहा था हाउ इज द चार्ज, और मैंने कहा था कि रिप्लाई मुझे क्या चाहिए, इट इज फुल मैम, है ना। तो जर्नी हमारी चलती रहेगी, बीच में थकान हो जाती है थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, रिलैक्स एंड स्टार्ट अगेन। ठीक है बच्चों, आज जो हमारी फिजिक्स की जर्नी है उसमें आप एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हो। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थोड़ा था। अभी आप इसके बारे में बहुत पढ़ने वाले हो। आपका टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो आपने अभी इसके पहले देखा था कि जो डाइपोल होता है वो दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है, और उसकी वजह से फील्ड कुछ ऐसी दिखती है। इतना पढ़ा था। आज आप डाइपोल मोमेंट, एक नई क्वांटिटी है, उसके बारे में जानोगे, और डाइपोल की वजह से, मतलब दोनों चार्जेस की वजह से एक्सियल पोजीशन पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पर और आर्बिट्री पोजीशन पर, ठीक है, एक्सियल, इक्वेटोरियल और आर्बिट्री पोजीशन पर क्या फील्ड होती है, कैसे निकालें फील्ड की वैल्यू, ये जानोगे। तो बेटा ये बिल्कुल नया टॉपिक है, शुरू से अंत तक बड़े गौर से, ध्यान से, फोकस से देखना, नोट्स बनाते जाना, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। ठीक है, और फिर जब हम डेरिवेशन कर लेंगे तो एंड में एक बार सेल्फ प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये जो टॉपिक है बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में हर साल, अगर आप पिछले 10 साल का पेपर उठा के देखोगे तो इस टॉपिक से डेरिवेशन हर साल आता है, एवरी ईयर 3 नंबर या 5 नंबर के केस में हमेशा आता है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो हम बात कर लें फिर से एक बार किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, है ना। जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of two equal and opposite, two equal and opposite charges separated by सम डिस्टेंस। नोट करते जाना बच्चे, है ना, नोट भी करते जाना साथ साथ में। बोले तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में एक छोटा सा सेपरेटिंग डिस्टेंस अपन ने मान लिया। ठीक है, पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू, दो चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सिंपलिस्टिक इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। अगर मैंने बोला होता, मान लो कि ये अपना एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव और ये अपना एक चार्ज है Q2 नेगेटिव, ठीक है, और इसमें मैंने बोला होता कि जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो Q2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता, तो क्या इस अरेंजमेंट को भी हम डाइपोल कहते? ये होता नॉट अ डाइपोल, अपन इसको डाइपोल नहीं कहते। तो ये बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है डाइपोल के बारे में कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यूजुअली काफी छोटा होता है, दो चार्जेस आपस में काफी क्लोज होते हैं, है ना। नॉर्मली ये जो दो चार्जेस है काफी क्लोज है, ताकि ये दोनों मिलकर किसी एक पॉइंट पर नेट फील्ड बना पाए। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन काफी ज्यादा होगा, ठीक है, सेपरेशन काफी ज्यादा होगा, तो इन दोनों की वजह से किसी पॉइंट पर कोई नेट फील्ड हम ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट होता है किसका, शॉर्ट डाइपोल का। शॉर्ट डाइपोल का एक कॉन्सेप्ट होता है। शॉर्ट डाइपोल क्या है बेसिकली, अगर मैंने बोला कि ये अपना डाइपोल है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और सेंटर से कोई पॉइंट मैंने यहाँ पे पी ले लिया, तो ओ से पी का ये जो डिस्टेंस है आर, दोनों डाइपोल के बीच में भी कुछ डिस्टेंस होता है, इसको हम, इस डिस्टेंस को मान लो 2a बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस r है ये 2a के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो, मतलब चार्जेस काफी क्लोज हो, और हम इसके सेंटर से कोई पॉइंट देखें तो वो काफी दूर हो, तो इसको अपन कहते हैं शॉर्ट डाइपोल। मतलब क्या है, डाइपोल्स लेंथ इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इज वेरी स्मॉल। अच्छा, ये डाइपोल जो है आप ऑर्डिनरी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में सुना है, कहाँ होता है डाइपोल? बेटा डाइपोल का एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है फिजिक्स में, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आप पहली बार एक्चुअली सुन नहीं रहे हो,
आपने डाइपोल पहले पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, पक्का पढ़ा हुआ क्लास 11th में मेरे हिसाब से, H2O। तो आपने पढ़ा है कि हाइड्रोजन पे जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, HCl, HF, है ना। तो ये क्या डाइपोल्स हैं। अगेन HCl में हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इक्वल चार्ज होता है हाइड्रोजन पे और क्लोरीन पे, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो बेटा ये आपके डाइपोल के रेगुलर एग्जांपल्स है। चैप्टर 2 में आप डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ोगे, वहां पे पोलर नॉन पोलर डाइपोल पढ़ोगे। तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल्स की पोलैरिटी है वो उनको डाइपोल बनाती है, डाइपोल एंटेना होते हैं। तो फिजिक्स में इसका एक वाइड फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है। आपको अगर बेसिक चीजें पता होगी तभी आप एडवांस चीजें पढ़ पाओगे, है ना, समझ पाओगे। तो डाइपोल की डेफिनेशन हो गई, शॉर्ट डाइपोल का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो बेटा हमने इंसान लोगों ने डिफाइन करी है, ठीक है। क्वांटिटी क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को समझने के लिए हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत थी, तो डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। कैसे डिफाइन करिए देख लो। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ physical quantity obtained by the product of either of the charge of a dipole, either of the charge of a dipole with the separation between the charges, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ये फिजिकल क्वांटिटी है, हमने बनाई है। आइदर ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, और सेपरेशन से, और दोनों चार्जेस के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो डाइपोल मोमेंट बन जाता है। अब मैं बोलूं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कायदे से क्या होना चाहिए, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है डेफिनेशन से क्लियर है कि अपन को इसको लिखना चाहिए Q इंटू 2A, ठीक है। अगर मैंने कहा ये डाइपोल है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच के डिस्टेंस को कन्वेंशनली हम 2 टाइम्स A शो करते हैं, D भी शो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में आपको 2 टाइम्स D, 2 टाइम्स X, 2 टाइम्स L, 2 टाइम्स A ऐसे लिखा हुआ होता है। कारण है, इसका कारण है बताऊंगी, है ना। तो ये जो सेपरेशन है 2A, और इसको किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो, डाइपोल मोमेंट होता है। अब नेक्स्ट बात आती है कि भैया इसका कुछ सिंबल होना चाहिए। तो कन्वेंशनल सिंबल जो है डाइपोल मोमेंट का, कन्वेंशनल सिंबल वो छोटा p है। p फॉर फिजिक्स, p फॉर प्रियंका मैम। जैसे आप मैकेनिक्स में p को मोमेंटम के लिए यूज करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यहाँ पे छोटे p को डाइपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। सवाल आएगा मैम क्या हम इसे x नहीं लिख सकते, y नहीं लिख सकते, z नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, माना चला हुआ आ रहा है, लिखे जा रहे हैं। तो आप जो भी किताबें, रेफरेंस बुक ये वो खोलोगे एनसीईआरटी, अब वहां पे आपने p लिखा, वहां पे p लिखा हुआ है, आप x लिख रहे हो, अनोखी कहानी लगेगी। आपके टीचर को भी बार बार चेक करने में दिक्कत होगी, यदि x क्या है। तो इसीलिए कन्वेंशनल सिंबल p है, तो p लेकर चलेंगे अपन, ठीक है। p इज इक्वल टू q टाइम्स 2a, ठीक है, ओके। ये तो हो गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ से स्टैंडर्ड यूनिट बन जाएगी और डायमेंशन बन जाएगा। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम, और ये मीटर, तो cm, कूलम मीटर स्टैंडर्ड यूनिट होगी, ठीक है। यहाँ से डायमेंशन भी बन जाएगी, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चे पाड़ी, कूलम कैट, AT एट, ठीक है, और m L होता है, मीटर को, मीटर की डायमेंशन L होगी, तो ALT डायमेंशन क्या होगी बेटा, ALT, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें। इसके बाद अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो ये किस टाइप की क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है? तो बेटा इसको वेक्टोरियली डिफाइन किया, मतलब इसको वेक्टर बोला गया है, ठीक है, अपन ने इसको वेक्टर माना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज, और यहाँ से सीबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई अपन ने बनानी थी क्वांटिटी, अपन ने बना दी, स्केलर बना सकते थे, वेक्टर बना, लेकिन वेक्टर क्यों बनाई, क्योंकि इससे फील्ड की डायरेक्शन समझना आसान हो जाता है, ठीक है। कि अगर मैं माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाऊं और मैंने किसी पॉइंट पे फील्ड देखी, तो वो फील्ड भी मेरे साथ चल रही थी या मेरे ऑपोजिट चल रही थी,
ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए। इसकी डिफाइंड डेफिनेशन है डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिफाइंड डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इसको फटाफट नोट कर लो, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, अब इसके जरिए हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आपका 1 मार्क का सीबीएसई क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लो। इसके अलावा डाइपोल पे कुछ और भी छोटे मोटे सीबीएसई के लायक के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि Q1 प्लस Q2 ये बराबर 0 है, तो ये सिस्टम जो है ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्वेश्चन होता है। अब यहां से आप लिख सकते हो Q1 इज इक्वल्स टू माइनस Q2, तो इसका मतलब Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, और ये अनलाइक चार्जेस हैं, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के अनलाइक चार्जेस कौन सा सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिस्टम एक डाइपोल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिस्टम इज अ डाइपोल। ये भी सीबीएसई में 1 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस और होते हैं, जैसे Q1 इंटू Q2 एक लेस देन 0, एक ये सिस्टम हो गया, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 ये सिस्टम हो गया। इन दोनों में से कौन सा सिस्टम डाइपोल हो सकता है और कौन सा सिस्टम डाइपोल नहीं हो सकता? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तब पॉसिबल है या तो Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, या फिर Q1 पॉजिटिव है और Q2 पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो ऑफ कोर्स इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा, और ये सिस्टम जाहिर सी बात है ये डाइपोल नहीं हो सकता, नॉट अ डाइपोल, इसका होने का चांस ही नहीं है कोई डाइपोल हो। ठीक है, सिंपली ये क्या है, सिस्टम ऑफ लाइक चार्जेस, इसको हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लाइक चार्जेस। इससे ज्यादा इसके बारे में कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। ठीक है बच्चा, अब ये जो सिस्टम है ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि दोनों में से कोई एक चार्ज नेगेटिव और कोई एक चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए था, तभी ये लेस देन 0 हो सकते हैं, कोई भी एक नेगेटिव और कोई भी एक पॉजिटिव। तो इसके चांस है ये डाइपोल बन सकता है। तो क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द टू कैन बी अ डाइपोल, ऑफ कोर्स दिस कैन बी अ डाइपोल। ठीक है, तो बच्चों ये छोटी छोटी मोटी बातें अपन ने पढ़ ली। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पर। तो मैंने आपसे बोला था कि एक डाइपोल की वजह से अलग अलग रीजन बनते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन बनते हैं, जैसे ये लाइन लो, ये अपन ने एक लाइन ले ली। ठीक है, इस लाइन के एक छोर पे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस छोर पर जो है पॉजिटिव चार्ज है ए पॉइंट पर, और दूसरे छोर पर यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, कहाँ पे, बी पॉइंट पर। ठीक सेंटर इसका ये जो है बेटा ओ है, और इसी लाइन पर आगे बढ़े एक पॉइंट पी तक चलते हैं, सच दैट जो ओपी डिस्टेंस है इसको अपन ने आर बोल दिया, ओपी डिस्टेंस है आर बोल दिया। अब देखो ए की वजह से पी पर कुछ फील्ड होगी, बी की वजह से पी पर कुछ फील्ड होगी, तो दोनों का नेट फील्ड क्या है, बी वाला जो चार्ज है नेगेटिव है, तो इसकी वजह से फील्ड जो है बी की तरफ होगी, है ना, और ए वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो फील्ड है वो ए से अवे होगी। देखो मैंने वेक्टर की लेंथ अलग अलग बनाई है क्योंकि ए जो चार्ज है वो पी से दूर है, एपी का डिस्टेंस बड़ा है, बीपी का डिस्टेंस छोटा है, तो ए से जो फील्ड बनेगी छोटी बनेगी और बी से जो फील्ड बनेगी वो बड़ी बनेगी, है ना। तो ये जो है इसको मैंने वेक्टर ई भी लिखा, और ये जो है इसको मैंने वेक्टर ई ए लिखा। ठीक है, जाहिर सी बात है जो नेट फील्ड बननी चाहिए वो नेट फील्ड बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में बनेगी, तो जो ई पी वेक्टर है फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, वो ई बी के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बननी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा कुछ डिस्टेंसेस देख लो, ये डिस्टेंस ए होगा,
जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस को भी अपन a लिखेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा a से p तक चलो, तो o से p ऑलरेडी r था, a से p तक चलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, r में a और चलना पड़ेगा। यहां तक r था, a और चले, है ना, यहां से a से p तक r प्लस a हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं b से p तक चलो, कहां से कहां तक, b से p तक, तो देखो ये a हटाना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस a। अब ये वेल लेबल डायग्राम बन गया। कभी भी आप कोई डेरिवेशन करोगे ना, तो सबसे पहले आपको ये फिगर ढंग से बनाना है, ठीक। पर डेरिवेशन किस चीज की कर रहे हैं, है ना, अपना मुद्दा क्या है, अपन P पर फील्ड निकाल रहे हैं। देखो ई नेट निकाल रहे हैं ना, फील्ड P पर निकाल रहे हैं, और P क्या है, इस डाइपोल की ये एक्सियल लाइन कहलाती है, ये एक्सियल लाइन है, इसकी एक्सिस है। तो डाइपोल की एक्सिस के किसी पॉइंट पर अपन नेट फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। कौन सा डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इतना आपको समझ में आ रहा है, ये मुद्दा, ये डेरिवेशन अपन को करनी है, ठीक है। ओके, अपन सबसे पहले ना फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो। अगर मैं बोलूं ईपी को कैसे लिखोगे, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि ईबी में से ईए घटा दो, ईबी माइनस ईए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखते जाओ बच्चा पार्टी, अगर मैं पूछूं ई ए की वैल्यू बताओ, पी पॉइंट पर इस ए चार्ज की वजह से फील्ड कितनी होगी, के होगा, क्यू होगा, बाय ए पी का स्क्वायर होगा, यानी कि आर प्लस ए का स्क्वायर होगा। और अगर आपसे ई बी पूछूं तो देखो के क्यू तो रहेगा ही रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है। बी पी ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर होगा, है ना। ई ए और ई बी लिख कर समझना डिफिकल्ट नहीं है। ये वैल्यूज अपन यहाँ पुट कर देते हैं, तो ई पी अगर अपन लिखें तो ई पी को कैसे लिखा जा सकता है, ई बी माइनस ई ए। देखो ई बी में से ई ए को माइनस कर रहे हो तो के क्यू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। के क्यू कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब उनको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। तो आगे चले, तो ई पी को लिख सकते हैं के क्यू, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 AR, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दोनों प्लस में होंगे लेकिन ये माइनस साइन इनके प्लस को माइनस बना देगा, और यहाँ माइनस 2 AR बनेगा तो ये माइनस उसको प्लस 2 AR बना देगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पड़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ये ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू, 2 AR बनेगा 4 AR, 2 AR बनेगा 4 AR, ठीक है। और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा अभी इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2A होता है, क्यू इंटू 2A होता है। इसका वेक्टर फॉर्म भी यहाँ पे देख लो बेटा, इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लो, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, P के ऊपर आप वेक्टर लिखोगे, Q तो स्केलर क्वांटिटी है तो इन दोनों में से वेक्टर कौन सा है, A है, तो 2A के ऊपर वेक्टर लगा दो, तो इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर P इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स 2 वेक्टर A, है ना। अब ये जो चीज है ये आगे लेकर चलेंगे बेटा। यहाँ पे देखो 4A है ना, यहाँ पे अपन छोटा सा रफ वर्क कर रहे हैं, ये आपका रफ वर्क वाला बॉक्स है, ठीक है। देखो 4A है ना, तो 4A को लिख सकते हो 2 इंटू 2A,
तो जो 2a बनेगा उसको q से मल्टीप्लाई करो आगे वाले q से, तो ये q इंटू 2a क्या बनेगा p, तो 2p बन जाएगा ये 2p। 4a इंटू q क्या बनेगा बेटा 2p बनेगा, तो k 2p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने यहाँ बनाई है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन अभी हमने यहाँ पे बनाई है ये वाली, ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। एक नंबर का क्वेश्चन खाली एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में आ सकता है, न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर 2-3 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है, और इसको बोला जाता है जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये बेटा है जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, मतलब किसी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है, तो k आ रहा है 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट आ रहा है, r आ रहा है, r बोले तो डाइपोल के सेंटर से p का डिस्टेंस, और नीचे क्या आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ये अपना जनरल एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद इस केस में अपन थोड़े स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केस पढ़ने के पहले फिर से एक बार मैं यहाँ पे जनरल केस लिख दूं, ई एक्सियल, एक्सियल लाइन पे k था 2 टाइम्स p था, r था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था। स्पेशल केस का मतलब है शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, और शॉर्ट डाइपोल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब डाइपोल की लेंथ छोटी हो, दोनों चार्जेस काफी पास हो, ठीक है, इसका मतलब जो डिस्टेंस 2a है, डाइपोल की लेंथ कितनी होती है 2a, वो r से छोटी होगी, तो जाहिर सी बात है कि जो a स्क्वायर होगा वो तो r स्क्वायर से और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, है ना, 2a r से छोटा है तो a भी r से छोटा होगा, है ना, और a स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कि भैया 0.1 है और वो 2 से छोटा है, तो भैया 0.01 इसका स्क्वायर करो, वो तो 4 से और छोटा हो गया ना, छोटे नंबर का स्क्वायर और छोटा, बड़े नंबर का स्क्वायर और बड़ा, तो गैप बढ़ गया दोनों के बीच का। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जो a स्क्वायर है वो काफी छोटा है, इतना कि आर स्क्वायर के कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है, आर स्क्वायर इतना बड़ा है कि ए स्क्वायर नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। जैसे यहाँ पे 0.01 और 4 में, भैया 4 इतना बड़ा है कि 0.01 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, 4 प्लस 0.01 या 4 माइनस 0.01, ये रफली 4 के ही बराबर है ना, तो ऐसे ही अपन ने यहाँ पे ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। अब ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ई एक्सियल क्या बनेगा, ये बन जाएगा k टाइम्स 2pr अपॉन r, ये ए स्क्वायर नेग्लेक्ट तो 2 इंटू 2 4 हो गई, r की पावर 4 हो गई, तो एक r कैंसिल, ठीक है, तो k 2p अपॉन r क्यूब, ठीक है बेटा। अरे आए हो कि नहीं आए हो, तो ये जो डब्बे के अंदर ये फॉर्मूला है, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए ई एक्सियल क्या होगी, और ये जो फॉर्मूला था ये किसके लिए था बेटा, ये अपना जनरल केस के लिए था। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, शॉर्ट डाइपोल के लिए भी और जनरल केस के लिए भी, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा अपना वो है वेक्टर फॉर्म। अब बड़े गौर से देखना इस फिगर को, यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इन दोनों को गौर से देखो जरा, ये और ये, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूं, ठीक है, एक्सप्रेस करूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, देखो डाइपोल मोमेंट, ये दोनों वेक्टर फॉर्म, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है ना, इस साइड ये वेक्टर है, इस साइड ये वेक्टर है और इस साइड ये वेक्टर है ना, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, ई एक्सियल वेक्टर लगा दो इज इक्वल्स टू k टाइम्स 2p के ऊपर वेक्टर लगा दो डिवाइडेड बाय r क्यूब। सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन रहेगा, तो ये तो शॉर्ट डाइपोल के लिए हो गया।
और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करूं यहाँ पे जनरल इक्वेशन को, तो कैसे लिख देंगे, ई एक्सियल ऊपर वेक्टर इज इक्वल्स टू के टू पी के ऊपर वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सिंपलिस्टिक तरीका है याद रखने का बेटा, बहुत सिंपल तरीका है। डेरिवेशन फिर से बता रही हूं, सीबीएसई के लिए डेरिवेशन इज VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 10 सालों के सीबीएसई के पेपर निकाल के देख लो, एक डेरिवेशन पक्का ना पक्का आती है। अभी 3 है टोटल, ठीक है, 3 में से 2 जो है वो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो 2 में से कोई ना कोई एक आती ही है, ठीक है। ये समझ में आ गया हो। अब अपन सीधे चलेंगे अगले डेरिवेशन की तरफ। अगला डेरिवेशन है इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में। अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है वो देख लो। एक ये मैंने बड़ा सा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो बेटा यहां पे पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। और अरे बन जाओ, चलो ये इससे नहीं बनेगा, अपन ऐसे नॉर्मली कैजुअली बना लेते हैं, ठीक है, कैजुअली बना लेते हैं ये। चलो एक लास्ट ट्रायल और कर लेते हैं। ये सही था, ठीक है बेटा। कॉपी में बनाओगे तो बड़े गौर से और बड़े ध्यान से बनाना, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये ओ जो है, इसको अपन ने ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है, और ओ सेंटर पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ रेडियली आउटवर्ड, ठीक ऐसी बननी चाहिए, और नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड, ठीक ऐसी बननी चाहिए। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। AP जितना है उतना BP है ना। ये O से P तक का जो डिस्टेंस है इसको R बोल दिया, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के ऊपर रूट बोले तो पावर 1/2 है ना। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के ऊपर पावर 1/2, दोनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो फील्ड है, अगर मैं इसको नाम दे दूं EA वेक्टर, और इस फील्ड को अगर मैंने नाम दे दिया EB वेक्टर, तो जाहिर सी बात है EA और EB मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। EA और EB ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। क्यों? A पे अगर Q चार्ज है तो B पे भी Q चार्ज है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, बराबर है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर और ये डिस्टेंस बराबर है, तो फील्ड स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसको अपन E मान लेते हैं, मान लो कुछ एक सिंबल E मान लिया इसको, ठीक है। ये एंगल को थीटा बोल देते हैं, ये एंगल को भी थीटा बोल देते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा। अब अगर आप इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना शुरू कर दो, अगर आप इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना शुरू कर दो, देखो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा EA साइन थीटा ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ क्या बनेगा बेटा, EB साइन थीटा नीचे की तरफ। जाहिर सी बात है पॉइंट P पर EA साइन थीटा और EB साइन थीटा, क्योंकि EA और EB मैग्नीट्यूड में बराबर है और ये दोनों वेक्टर जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा P पॉइंट पे 0 होगा। P पॉइंट पे ये कोई फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये बनेगा EA cos थीटा और EB cos थीटा भी इधर ही बनेगा, सेम वेक्टर लेंथ होगी। तो यहाँ P पॉइंट पे जो भी नेट फील्ड है वो cos कंपोनेंट की वजह से है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भैया EP बताओ कितनी होगी, मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है, तो ये हो जाएगा बेटा EA cos थीटा
प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो ई पी बराबर, क्योंकि ई ए और ई बी मैग्नीट्यूड में बराबर है, अपन ने ई लिखा है, तो 2e कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां पे अगर मैं सिर्फ ई की बात करूं, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई इक्वल टू, है ना, कोई भी एक चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड निकाल लो, तो ये होगा के, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्यू बाय ये जो डिस्टेंस है ए पी या बी पी का स्क्वायर, तो ए पी कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके ऊपर पावर 1/2 है और इसका होल स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के क्यू, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1 बचेगी, ठीक है। कॉस थीटा निकाल लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो बेटा, जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल लेते हैं, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं पूछूं भैया कॉस थीटा क्या होगा बताओ, तो कॉस थीटा को कैसे लिखोगे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बेस हो गया हाइपोटेन्यूज, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर 1/2, तो ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ए हो जाएगा, कॉस थीटा पुट कर रहे हो तो ए हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर पावर 1 थी और ये पावर 1/2, तो 1 और 1/2 जुड़ जाएंगी ना, यहाँ पे लिख ही देती हूँ, एक स्टेप और बढ़ने से क्या ही फर्क पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। तो आप लिख दोगे ई पी इज इक्वल्स टू, देखो बेटा फिर से 2 टाइम्स ए डाइपोल लेंथ और इनटू क्यू, ठीक है, डाइपोल मोमेंट हो गया, तो के टाइम्स पी लिख सकते हैं अपन इसको, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये बन गई बेटा अपनी जनरल इक्वेशन, ठीक है, ये बन गई अपनी जनरल इक्वेशन। और इसकी कंटिन्यूएशन में अपन स्पेशल केस भी देखेंगे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक था बेटा, टॉपिक क्या था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे अपन ने फील्ड निकाली है ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है बच्चा बाटी, आ गई इतनी बात समझ में, ओके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट केस, बोले तो स्पेशल केस की तरफ। स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या होगा, डाइपोल की लेंथ को छोटा कर देते, तो स्पेशल केस के पहले जनरल केस देख लेते हैं, है ना। तो जनरल केस में अपन ने क्या लिखा था, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही लिखा था, देख लो, के पी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये जनरल केस था। और स्पेशल केस में क्या हो जाएगा, शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होगा, जो ए स्क्वायर है वो काफी छोटा है एज कंपेयर टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर काफी छोटा है। तो यहां पे जब हम लिखेंगे ई इक्वेटोरियल, ठीक है, तो ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, आर की पावर 2 × 3/2 क्यूब बन जाएगा, तो के पी बाय आर क्यूब। तो बेटा ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, है ना। और ये आपका था किसके लिए, जनरल केस, ये जनरल केस था, दोनों में कंपैरिजन देख सकते हो, ए स्क्वायर खाली हटाना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म। पी के रिस्पेक्ट में ई को देखना है अपन को, पी के रिस्पेक्ट में ई को देखना है। अब गौर से देखो, गौर से, अगर आप यहां पे डाइपोल मोमेंट कहां से कहां बनाओगे, वेक्टर जो है डाइपोल मोमेंट ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इधर बन रहा है,
अब इसके साथ आप यहाँ पे नेट फील्ड देखो, ये जो नेट फील्ड है वो इस तरफ बन रही है ना, और ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ बन रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना। नेट फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट उधर, ठीक है। तो जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में अपन को ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, ठीक है, खाली ई इक्वेटोरियल यहाँ वेक्टर लगा दो इज इक्वल्स टू के पी वेक्टर लगा दो आर क्यूब। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, एक क्या जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली यहां लिखेंगे तो ठीक है, वेक्टर माइनस के वेक्टर पी नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इतनी बात पक्की है बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से, इन फॉर्मूलों को नोट कर लो। फिर बता रही हूं कि नोट करने के बाद इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, बोर्ड में इनमें से कोई एक ना एक डेरिवेशन आती ही है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत अनोखी, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूं, एकदम बहुत एकदम मजेदार इंटरेस्टिंग बात, और इसको गौर से सुनना, ठीक है। तो ये बेटा अपना एक छोटा सा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, छोटा डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है, ओके। यहां पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लिया यहां पे, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे अपन ने कोई पॉइंट लिया, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, और ये हो गया ई एक्सियल, ठीक है, ये हो गया ई इक्वेटोरियल, ठीक है, ई एक्सियल ई इक्वेटोरियल। अब शॉर्ट डाइपोल की अगर बात करें, बात कर रहे हैं किसकी, शॉर्ट डाइपोल की, ठीक है। तो ई इक्वेटोरियल लिखा था अपन ने के पी अपॉन आर क्यूब, और ई एक्सियल लिखा था अपन ने के 2p अपॉन आर क्यूब। क्या रिलेशन समझ आ रहा है दोनों के बीच में, क्या रिलेशन समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट है अपना O, ठीक। मान लो मैंने बोला कि ये ना 1 मीटर डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप O से 1 मीटर चले, ठीक है, या फिर एक्सियल पॉइंट पे आप O से 1 मीटर चले, ठीक है। तो अगर आपको यहां 1 मीटर चलने पर मान के चलो कि 10 न्यूटन पर कूलम की फील्ड मिलती है, 10 न्यूटन पर कूलम की फील्ड मिलती है, आप एक यूनिट डिस्टेंस चल रहे हो, यूनिट डिस्टेंस 1 मीटर, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पहुंचते हो, और उतना ही यूनिट डिस्टेंस आप 1 मीटर एक्सियल पॉइंट पे पहुंचते हो। तो यहाँ पे अगर आपको 10 न्यूटन पर कूलम मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 20 न्यूटन पर कूलम। तो एक्सियल पॉइंट पे जस्ट उसके डबल आपको फील्ड मिलेगी, ठीक है। ये एक बेसिक सी एनालॉजी है, ये एक बेसिक सी एनालॉजी है, और ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि 1 MCQ जो है कहीं से भी आ सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई इक्वेटोरियल एंड ई एक्सियल फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, तो ये रिलेशन है, ठीक है बेटा। तो यू शुड रिमेंबर दिस रिलेशन ऑल्सो, इसको भी नोट कर लो, पर इट इज फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, जनरल केस लेकर नहीं चल रहे, ओके। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ डेरिवेशन है, ये ध्यान देना, आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ डेरिवेशन है, यानी कि जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन को कवर करना है। पर इस फैक्ट के ऊपर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक डाइपोल है, उस डाइपोल से एक चार्ज जो है ऊपर जा रहा है, किसी रेट पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जोड़ दिए जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट जोड़ दिए जाएंगे। तो क्वेश्चंस हम करेंगे, एग्जाम्पलर करोगे तो डाइपोल के ऊपर और भी अच्छे क्वेश्चन करोगे, अभी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी करनी है ना, तो अपन बहुत अच्छे तगड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले तो थ्योरी निपटाते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो लास्ट तक आपको पूरा का पूरा जो है ये लेक्चर देखना पड़ेगा, ताकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर 1 है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर नीट लेवल पे कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बेटा अपन चलेंगे अगले डेरिवेशन की तरफ।
अब ये जो अगला डेरिवेशन है ये है कोई आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं। आर्बिट्री पॉइंट मतलब ना वो इक्वेटोरियल पे आता है ना वो एक्सियल पे आता है, और आर्बिट्री पॉइंट पे क्या फील्ड होगी डाइपोल की वजह से वो देखेंगे, ठीक है। ये अपन ने ऐसे लाइन ले ली, यहां लेते हैं, ठीक है। आई सपोज ये बीचों बीच आ रहा है, ठीक है बेटा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज Q और यहां पे नेगेटिव चार्ज Q, ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये हो गई आपकी क्या, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ये हो गई क्या बेटा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब ये जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ये पॉइंट जो है ना तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस पे आ रहा है ना ये एक्सियल लाइन पे आ रहा है ना, ये किसी आर्बिट्री पोजीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पे अपन को क्या है कि नेट फील्ड जो है, यहाँ पे इस पॉइंट पे अपन को नेट फील्ड जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो बेटा एक काम करते हैं, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अगर मैं बोलूं इस एंगल को ना अपन थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लिया, ठीक है। और ये जो था ये अपना एक वेक्टर है, वेक्टर P, इसके ठीक परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन ले लेते हैं, थोड़ा सा और परपेंडिकुलर दिखना चाहिए। ये परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा अभी तो, है ना। ठीक है, ओके। गौर से देखो क्या ये 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा होगा ये 90 डिग्री, है ना। ये जो है ये अपना वेक्टर P था। तो बेटा इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ये जो है थीटा के अलोंग अगर आप यहाँ देखना शुरू कर दो तो यहाँ आपको मिलेगा P cos थीटा, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा P cos थीटा, और ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये आपको मिलेगा P sin थीटा। अब बेटा ये जो P cos थीटा है, ठीक है, ध्यान से देखना, P cos थीटा के लिए जो नीली लाइन है, नीली लाइन है ना, तो P cos थीटा डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये जितना डाइपोल मोमेंट है ना, उसके लिए ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे आता है। P cos थीटा के लिए पॉइंट एक्सियल लाइन पे आता है। इसी की डायरेक्शन में इसकी वजह से फील्ड बननी चाहिए, ये अपन ने बना दी फील्ड, P cos थीटा की वजह से ये फील्ड बना दी अपन ने, ठीक है। अगर मैं P sin थीटा वाली लाइन आपको देखने को बोलूं, ये देखो ये P sin थीटा के लिए ये अगर लाइन और ये पॉइंट में देखूं तो P sin थीटा जितना डाइपोल मोमेंट होगा उसके लिए पॉइंट P क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन है, ठीक है। P sin थीटा के लिए ये पॉइंट P इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो ये जो डाइपोल है उसके ऑपोजिट वेक्टर बना दो ऐसा, है ना। तो ये P sin थीटा की वजह से फील्ड जो ऐसी बनेगी। अगर नहीं आ रहा समझ में तो देख लो एक बार अच्छे से। अगर आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर नेट फील्ड इधर होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सियल की बात करी जाए, ठीक है, तो एक्सियल की अगर बात करी जाए तो अगर आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है तो जो फील्ड है नेट फील्ड वो भी इस तरफ जा रही है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, है ना। अब यही कॉन्सेप्ट हमें आर्बिट्री पोजीशन वाले के लिए लगानी है, यही कॉन्सेप्ट अपन को यहां पे लगाना है। एक डाइपोल मोमेंट है, उसके दो हिस्से हैं, P sin थीटा, P cos थीटा। तो P cos थीटा के लिए पॉइंट P एक्सियल पे आ रहा है तो उसी की डायरेक्शन में अपन ने फील्ड बना दी, और P sin थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन बन रही है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन ने फील्ड बना दी। तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट फील्ड होगी
ठीक है, ये कुछ ऐसी होगी, ये आपकी रिजल्टेंट फील्ड बन रही है। ठीक है, ये रिजल्टेंट फील्ड बन रही है, ये हो गई आपकी ई नेट एट पॉइंट पी। ठीक है, पी साइन थीटा ये इक्वेटोरियल हो गया, तो ई इक्वेटोरियल इसको अपन लिख देते हैं। ठीक है, और ये जो हो गया बेटा ये क्या हो गया, एक्सियल, तो ई एक्सियल इसको अपन ने लिख दिया। यहां तक क्लियर हो गई बात? एक बार अच्छे से फिगर देख लो, एक बार अच्छे से फिगर देख लो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, ओके बेटा। अब ई नेट का ई एक्सियल के साथ जो एंगल बन रहा है इसको अपन अल्फा लिख सकते हैं, इसको अपन अल्फा लिख सकते हैं। तो अपन का जो टारगेट है, एक तो ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो बताना, और दूसरा ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा वो बताना। तो डायरेक्शन अपन tan अल्फा से बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन काम क्या कर रहे हैं, अपन काम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर्बिट्री पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर्बिट्री पॉइंट निकाल रहे हैं ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बेटा? इन दोनों में एंगल कितने डिग्री का होगा, इक्वेटोरियल और एक्सियल में 90 होगा, 90 होगा। तो अगर मैं बोलूं ई नेट का मैग्नीट्यूड बता दो, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ई नेट का मैग्नीट्यूड बता दो, है ना, तो कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ई एक्सियल कितना होगा मैग्नीट्यूड में, ये बताओ, तो अपन ने पढ़ा है, और ये अपन शॉर्ट डाइपोल लेकर चल रहे हैं, शॉर्ट डाइपोल। आर्बिट्री पॉइंट कहीं भी हो सकता है, काफी दूर है डिस्टेंस। ठीक है, अगेन पॉइंट पी का ये जो पॉइंट ओ है ना, तो ओ से जो डिस्टेंस होता है उसको अपन आर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, जो ओपी है, ओपी जो है वो आर के बराबर है। ठीक है, ओ से पी का डिस्टेंस आर के बराबर है। शॉर्ट डाइपोल की बात हो रही है, तो एक्सियल के लिए k टाइम्स 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कौन सा, p cos थीटा, p cos थीटा डाइपोल मोमेंट की वजह से हमने यहाँ पे ई एक्सियल बनाया है, तो p cos थीटा, और ये ऑफ कोर्स r क्यूब हो जाएगा। और अगर e इक्वेटोरियल ऐसे लिखा जाए तो k कौन सा डाइपोल मोमेंट, p sin थीटा, सो p sin थीटा, और नीचे r क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी? अब इस इक्वेशन को मैंने 1 बोल दिया। इन इक्वेशन 1 वन इक्वेशन में अपन को खाली इन दोनों की वैल्यू रखनी है। मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगी, देखो जाहिर सी बात है यहाँ पे के आर क्यूब कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जब अपन ई नेट निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो के बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर होगा और रूट के बाहर आ जाएगा, के बाय आर क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बोलूं अंदर देखो पी स्क्वायर भी है, रूट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो के पी बाय आर क्यूब इतना फैक्टर अपना वैसे ही बाहर आ रहा है। रूट के अंदर क्या बचेगा देखना, एक्सियल का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वेटोरियल में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, तो ई नेट को क्या लिख सकते हैं बेटा, के पी बाय आर क्यूब, 4 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर लो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, सो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से जो 1 कॉस स्क्वायर थीटा अलग हुआ है साइन स्क्वायर के साथ मिलकर वो 1 बन जाएगा। तो बेटा ये है आपकी इक्वेशन, ये है आपकी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर्बिट्री पॉइंट। अब ये आपके बोर्ड में नहीं आती, बोर्ड नॉट फॉर बोर्ड, मैं लिख देती हूं यहां पे नॉट फॉर सीबीएसई। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट किसके लिए है, फॉर नीट,
नीट के बच्चों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है नीट में डेरिवेशन तो आएगा नहीं, पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसके लिए डेरिवेशन करा दिया है ना, तो डेरिवेशन से इसको समझना ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन किसकी, इस अल्फा की बात करेंगे, ठीक है, अल्फा की बात करेंगे। तो पहले तो ये नोट कर लो आप, सबसे पहले इसको नोट कर लो, फिर अल्फा की बात करते हैं। अब बेटा हम ई नेट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ई नेट की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो फिगर देख लो, ठीक है, यहाँ से अगर आप tan अल्फा निकालते हो, है ना, तो tan अल्फा बराबर ये जो लेंथ है डिवाइडेड बाई ये जो लेंथ है। अब ये लेंथ क्या है, ई इक्वेटोरियल है, डिवाइडेड बाय ये लेंथ क्या है, ई एक्सियल है, ई एक्सियल। तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, लिख सकते हैं। अच्छा, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का रेशियो देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल का रेशियो निकाल दूं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो के आर क्यूब और पी कैंसिल, ये देखो के आर क्यूब और ये जो पी है ये कैंसिल, इक्वेटोरियल ऊपर है तो साइन थीटा ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, 2 cos थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा बाय 2 आ जाएगा, tan थीटा बाय 2 आ जाएगा। फिर से देख लो, के पी आर क्यूब कैंसिल, ऊपर साइन थीटा नीचे 2 cos थीटा, तो tan थीटा बाय 2 आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो। तो यहाँ पे हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये रेशियो कितना आ गया अपना, tan थीटा बाय 2। तो ये हो गया क्या, डायरेक्शन, ई नेट की डायरेक्शन हो गई। अब अगर आपको दिया हुआ हो, मान लो ये थीटा जो है ये आपको दिया हुआ हो, तो आप बड़े आराम से पता कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद ये देखते हैं कि जो ई नेट है, ई नेट डाइपोल मोमेंट के साथ कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है, ई नेट डाइपोल मोमेंट के साथ कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है। डायग्राम में थोड़ी सी छेड़छाड़ हो रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, देखो ये बढ़ता गया, थोड़ा और डार्क कलर ले लेंगे, थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। ये जो ई नेट की डायरेक्शन है, ई नेट की डायरेक्शन को बढ़ाते जाओ, ऐसे बढ़ाते गए ई नेट की डायरेक्शन, करेक्ट है, ई नेट ऐसा नीचे 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 जाता जाएगा। चलो इसको अगली स्लाइड पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, अगली स्लाइड पे बताती हूँ। देखो बेटा, ये डाइपोल मोमेंट था P, ठीक, इसको अपन ने थीटा माना था, ये था P cos थीटा, इसकी वजह से ये E, इसकी वजह से ये बन रहा था E एक्सियल, ठीक है, और फिर ये था P sin थीटा, और P sin थीटा की वजह से ये बन रहा था E इक्वेटोरियल, और इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट था ये अपना E नेट है ना, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ बढ़ाते जाऊँ तो एक टाइम आएगा जब ये इधर इस पॉइंट पे मीट करेगा। ये एंगल कितना था बेटा, ये एंगल था अल्फा, ठीक, तो ध्यान से सुनना, ये कितना होगा, ये थीटा होगा। अब इस पॉइंट पर अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है P की और ये डायरेक्शन है E नेट की। तो अपन को इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो ये अल्फा है, ये थीटा है, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये वाले एंगल के बारे में पता चलता है। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस थीटा, है ना, ये वाला जो एंगल है ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस थीटा। तो ठीक है, इसके ये ऑपोजिट जो है, ये एंगल क्या हो जाएगा, फिर ये एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड ई नेट इन दिस केस, सो ई नेट मेक्स अल्फा प्लस थीटा एंगल with dipole moment P, with dipole moment P।
आ रही बात समझ में? इतना एंगल ये डाइपोल मोमेंट के साथ बना रहा है, ठीक है। नाउ इसको कैसे लिखा जा सकता है, इस एंगल को कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा क्या था बेटा? अल्फा था tan इनवर्स अल्फा क्या था? tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है? तो इतना एंगल बना रही है, ठीक है। तो बेटा आज का जो सेशन था वो मेनली डेरिवेशन के ऊपर था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे और आर्बिट्री पोजीशन पे क्या फील्ड होगी ड्यू टू अ डाइपोल, ये डिराइव अपन ने करा है। जिसमें जो आर्बिट्री पोजीशन की जो डेरिवेशन है वो स्पेसिफिकली, एक तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आती एग्जाम्स में, डेरिवेशन नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट नीट के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन की डेरिवेशन और रिजल्ट दोनों ही बोर्ड प्लस नीट दोनों ही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को पक्का प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा कुछ मिथ्स की बात करते हैं, बच्चों को ना कहीं कहीं कुछ मिथ होते हैं जब मैं इक्वेटोरियल, खास तौर पे इक्वेटोरियल पोजीशन को लेकर, इक्वेटोरियल पोजीशन को ये मैंने लास्ट के लिए इसीलिए बचा के रखा था कि एक बार में सारे मिथ बस्टर। कि इक्वेटोरियल पोजीशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है अपन इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। देखो बेटा ये ना एक प्लेन है, ठीक है, बात आ रही समझ में? ये ना दूसरा प्लेन है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, एक ये डाइपोल की एक्सिस ले ली, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। तो मुझे बताओ कि भैया इक्वेटोरियल पोजीशन सिर्फ यही हो सकती है क्या? ये भी तो हो सकती है ना, ये भी इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी इक्वेटोरियल लाइन है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस डाइपोल के लिए ऐसी कितनी इक्वेटोरियल लाइन बन सकती है? इन्फिनिट बन सकती है, समझ रहे हो? इन्फिनिट इक्वेटोरियल लाइन बन सकती है। ऐसे कितने प्लेन आप इमेजिन कर सकते हो जिस पे ये लाइन जो है परपेंडिकुलर हो, इन्फिनिट हो, ठीक। तो क्या सिर्फ इस लाइन पे वो फॉर्मूला फॉलो होगा जो हमने डिराइव करा है? वो फॉर्मूला तो इस लाइन पे भी फॉलो होगा और वैसी हर इन्फिनिट लाइन पे फॉलो होगा। इसीलिए इक्वेटोरियल लाइन ना बोलकर हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल प्लेन बोला जाता है। तो ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा है वो इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट के लिए वैलिड और ट्रू है, ठीक है। ये दिख रहा है? ऐसी सारी परपेंडिकुलर लाइंस को जोड़ते हुए जब आप प्लेन बनाओगे तो ये ऐसा सा प्लेन दिख रहा है आपको। बेसिकली क्या है, इस प्लेन के इस तरफ आपका एक ये चार्ज है पॉजिटिव क्यू और ये दूसरी तरफ आपका ये चार्ज है माइनस क्यू, ये प्लेन है। तो इसकी वजह से अगर मैंने यहां बोला इस लाइन पर बताओ सेम फॉर्मूला, इस पॉइंट पर सेम फॉर्मूला, इक्वेटोरियल प्लेन के किसी भी पॉइंट पर आप सेम तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करोगे, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो लाइन नहीं है, इक्वेटोरियल लाइन नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेन की बात होती है। तो बेटा इस सेशन में तो इतना ही। अगले सेशन में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की स्टडी करने वाले हैं। अगेन मैं एक नया कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है या नई टर्म, नई फिजिकल क्वांटिटी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स वो आपका लास्ट पोर्शन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होगा, तो वो क्लास जरूर देखना और उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चा।